हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः साइंस का वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूँ। साइंस में जो मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा था वो साइंस का मॉडल सेट 1 में करवा रहा था, जहां तक मैंने उसमें से 40 क्वेश्चन मैंने वीडियो पार्ट 1 में बताया था। उनमें से एक लास्ट क्वेश्चन तक जाते जाते मेरे मोबाइल का जो है मतलब बैटरी डाउन हो जाने के कारण लास्ट क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं बता पाया था। तो जो लास्ट में वीडियो पार्ट 1 साइंस का मॉडल सेट का 1 था, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन था 40 नंबर ये कि मानव जो होता है अंतःस्रावी जो होता है ग्रंथि से स्रावित होता है, वो अग्नाशय से होता है। कहां से? तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव के किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है? तो वो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय ग्रंथि से ही मानव में इंसुलिन का स्राव होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज मैं पुनः 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के प्रारंभ करता हूं ऑब्जेक्टिव को। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? तो देखिए आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से ए में दिया है एथिलीन, बी में है एब्सिसिक अम्ल, सी में दिया है जिबरेलिन और डी में दिया हुआ है आपको साइटोकाइनिन। तो देख लीजिए, फल पकाने वाला हार्मोन जो आपका होता है वो होता है एथिलीन। कौन होता है? एथिलीन। और इसके अलावा भी एक फल पकाने में प्रयोग करता है, हम लोग ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आसपास की भाषा में बोलते हैं कार्बेट। जब कार्बेट, वही जो कार्बेट में जब पानी मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें गैस बनती है। तो उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस याद रखिएगा। एसिटिलीन गैस भी है जो फल पकाने वाले हार्मोन में के रूप में आता है। तो लेकिन यहां पे देखिए, ये जितने भी दिया है एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिस, साइटोकाइनिन, ये सब है प्राकृतिक हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से जो फल पकाता है वो है एथिलीन, और कृत्रिम मानव ढंग से जब फल को पकाया जाता है तो वो होता है गैस आपका एसिटिलीन गैस। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 42 नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो ऑप्शन ए में है H2SO4, बी में है HCl, सी में है HNO3, डी में है सभी। तो देखिए प्रबल अम्ल के रूप में आपका ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी नंबर। देखिए H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं तो H2SO4। अब ये HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे अमाशय में ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान वह होता है 1 होता है पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे अमाशय में। और तीसरा है आपका HNO3, इसका नाम है आपको नाइट्रिक अम्ल का, ये सूत्र हो जाएगा HNO3। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? ऑप्शन में दिया गया है बाह्य दल, बी में है पंखुड़ी, सी में है पुंकेसर, डी में है स्त्री केसर। तो देखिए आपका जो ये पुष्प का जो भाग होता है जो परागन बनाता है वो होता है आपका क्या? तो पुंकेसर होता है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। परागकोश में होते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है अंडक, बी में दिया है अंडाशय, सी में है परागकण और डी में दिया है कोई नहीं। तो परागकण में जो होता है आपका होता है क्या? परागकण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी भी जीव की जो होती है जीनी संरचना वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन में दिया है ए में फेनोटाइप, बी में दिया हुआ है युग्मक, सी में दिया है जेनेटिक्स, डी में दिया हुआ है जीनोटाइप। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका कौन सा? तो डी जीनोटाइप। यानी किसी जीव की जीनी संरचना वो कहलाती है जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में लिंग गुण सूत्र कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, मानव में 2 प्रकार के लिंग गुण सूत्र होता है। एक होता है पुरुष में, एक होता है स्त्री में। एक होता है XY पुरुष में और स्त्री में होता है XX। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए, ए में दिया है XY, बी में दिया है XX, सी में दिया हुआ है A और B दोनों, डी में दिया है इनमें से
कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि मानव में लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। तो अर्थात देखिए ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स वाई होता है पुरुष में और एक्स एक्स होता है वो होता है मादा में होता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, पुरुष में, बी में स्त्री में, सी में है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है गुणसूत्र वो पाया जाता है स्त्री में, क्योंकि पुरुष का होता है एक्स वाई और स्त्री में होता है एक्स एक्स। तो देखिए इसमें जो है एक्स एक्स दोनों पूर्ण जोड़ा है, परंतु यहाँ पर एक्स वाई जो पुरुष में पाया जाता है गुणसूत्र ये पूर्ण जोड़ा नहीं है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? याद रखिएगा युग्म मीन्स होता है जोड़ा, युग्म मीन्स जोड़ा। कितना जोड़ा होता है आपको ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए 21 जोड़ा, बी में है 22, सी में है 23 और डी में दिया 46। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 जोड़ा। अब देखिए कंफ्यूजन यहां पर ये हो जाएगा, 23 भी दिया है 46 भी। अगर आपको गुणसूत्रों की, मानव में गुणसूत्रों की संख्या यदि पूछे तो आपको क्या हो जाएगा आपका? तो संख्या पूछता तो होता 46, परंतु यहां से आपको जोड़ा पूछ रहा है तो जोड़ा हो जाएगा आपका कितना? वो हो जाएगा आपका 23 जोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि सूर्य ऊर्जा होता है जो वो किस ऊर्जा में बदलता है? तो वो सौर सेल रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन एम देखिए प्रकाश ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी ताप ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 50 देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया है ध्रुमिका, बी में है सिनेप्स, सी में है एक्सॉन, डी में दिया है आवेग। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है इसमें कि निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी कि ऑप्शन में दिया गया है, पहला ए में है घास, गेहूं तथा आम। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। इसमें बी में है घास, बकरी तथा मानव, सी में है बकरी, गाय तथा हाथी, डी में दिया है कोई नहीं। तो ध्यान से इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव करता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले होता है उत्पादक, फिर होता है शाकाहारी, उसके बाद अन्न होता है। अन्न चला जाता है सीधा। पहले उत्पादक में देखिए घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाता है, तो इसलिए ये आहार श्रृंखला एक दिशीय होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ देखिए घास, गेहूं, आम, ये तो आहार श्रृंखला नहीं बनाएगा। बकरी है, गाय है, हाथी है, ये सब तो आहार श्रृंखला नहीं बनाएगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव ही आपका क्या बनाता है? आहार श्रृंखला। 52 नंबर है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है कावेरी, सी में है नर्मदा और डी में दिया है कोई नहीं। तो देखिए गंगा जो ये टिहरी बांध जो है वो है गंगा नदी पर। अब इसको समझते हैं। गंगा के जो सहायक है भागीरथी और भीलांगना के संगम पे, संगम मीन्स होता है एक तरफ है गंगा के भागीरथी गंगा के सहायक नदी भागीरथी और भेलांगना नदी जब मिलती है तो वही दोनों के संगम पर टिहरी बांध है। लेकिन ऑप्शन को देखना होगा, कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में भागीरथी भी मिल सकता है, गंगा की जगह पे कहीं कहीं पे भागीरथी भी दे देगा। तो ध्यान से वहां से प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शन के साथ लगाइएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा सही आपका। 53 है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ए में देखिए दिया है वायु, बी में है मृदा, सी में है जल और डी में दिया तालाब। तो आपका जो है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो वो तालाब नहीं है। कौन नहीं है? तालाब नहीं है। क्योंकि देखिए वायु, मृदा, जल ये सब का सब प्राकृतिक है, परंतु आपका जो तालाब है ये प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि तालाब को मानव निर्मित भी बनाया जा सकता है, इसलिए तालाब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोयला एवं पेट्रोलियम किससे बनता है?
तो इसका ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात इसका सूत्र होता है CO2। बी में है मीथेन, CH4 गैस से। सी में दिया है जैव मात्रा से, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो बनता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जैव मात्रा से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कट्टा किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? ये जो बोल रहा है आपका कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में दिया है केरल, सी में तमिलनाडु, डी में आंध्र प्रदेश। तो ये जो कट्टा है वह कर्नाटक में जल संग्रह की व्यवस्था है, यानी जल संग्रह करने की एक व्यवस्था है। कहां की? तो कर्नाटक। अब केरल में क्या होता है? तो केरल में याद रखिएगा, केरल में होता है आपका सुरंगम होता है, सुरंगम। केरल में क्या होता है? तो केरल में जल संग्रह की विधि को कहते हैं सुरंगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए में है पेड़ पौधे, बी में है नील हरित शैवाल, सी में है मछली, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्पादक बोलते हैं जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। तो इसका मतलब पेड़ पौधे भी उत्पादक है, नील हरित शैवाल भी उत्पादक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, मछली उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 57 पे चलते हैं। मानव स्पीसीज होमोसेपियंस, मानव स्पीसीज होमोसेपियंस का उद्भव कहां माना जाता है? तो ऑप्शन दिया है अमेरिका, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है भारत, डी में दिया है अफ्रीका। तो मानव स्पीसीज होमोसेपियंस का उद्भव अफ्रीका को माना जाता है, अफ्रीका देश से माना जाता है होमोसेपियंस को। आगे चलते हैं 58 पे। निम्न में से कौन उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी पुष्प है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है तारबूज, बी में है पपीता, सी में है सरसों, डी में इनमें से सभी। तो देखिए उभयलिंगी या द्विलिंगी जो होता है पुष्प वो पाया जाता है सरसों में। किस में पाया जाता है? सरसों में, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये तो तरबूज और पपीता दोनों में पाया जाता है, जिसमें एक लिंगी होते हैं। तरबूज एवं पपीता एक लिंगी, और सरसों आपका हो जाएगा उभयलिंगी या द्विलिंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 पे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो आयोडीन की कमी से ऑप्शन ए दिया है ग्वाइटर, बी में है घेघा, सी में है गंड, डी में दिया सभी। तो आयोडीन की कमी से आपका ये सभी हो सकता है, क्योंकि देखिए घेघा रोग को ही अंग्रेजी में ग्वाइटर बोला जाता है, ऐसी को हम गलगंड भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो डी नंबर सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? तो ऑप्शन ए में है आयोडीन, बी में है इंसुलिन, सी में दिया है एस्ट्रोजन, डी में दिया है टेस्टोस्टेरोन। तो मधुमेह रोग जो होता है आपको इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अब ये मानव में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो मानव में जो होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि से। तो यहां तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न है 61 में। इनमें से कौन धातु सबसे कम सक्रिय है? इनमें से कौन सा धातु जो है सबसे कम सक्रिय है? ऑप्शन में दे रखा है ए में Mg, बी में दे रखा है Pb, सी में दे रखा है Zn, डी में दे रखा है Al। तो यहां पे इसे बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसका पहले आंसर जानने से पहले इसका कुछ थ्योरिकल पार्ट जान लीजिए कि कौन सबसे ज्यादा सक्रिय। देखिए सबसे ऊपर में सक्रिय होगा और यहाँ होगा नीचे में सबसे कम सक्रिय। तो देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है कि इनमें से पहले दे रखा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन धातु सबसे कम सक्रिय है? Mg, Pb, Zn, Al। तो देखिए सबसे जो ऊपर में होगा पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, फिर सोडियम होता है Na, फिर कैल्शियम होता है Ca, Mg, फिर होता है 4 नंबर पे होता है Mg, फिर होता है आपका ये देखिए ऐसे इधर सक्रिय में सबसे ज्यादा प्रबल होगा, हम तीर लगा देते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ऊपर वाला, सबसे कम होगा नीचे वाला। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या आता है? तो देखिए इसमें से Mg 4 नंबर पे है, Pb यहाँ पे है, Pb देखिए सब श्रेणी में नीचे है, उसका Zn देखिए इससे ऊपर है, Zn एल्युमिनियम भी इससे ऊपर है। तो इसका मतलब क्लियर है कि धातु सबसे कम सक्रिय में धातु में आ जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका Pb, सीसा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं Pb किसका संकेत होता है? सीसा को होता है। क्योंकि देखिए ऊपर में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु या तत्व बोलेगा
तो पोटेशियम, उसके बाद 2 नंबर पे होता है सोडियम सक्रिय में, 3 पे होता है कैल्शियम, 4 पे मैग्नीशियम, 5 पे एल्युमिनियम, 6 पे होता है जेडन मीन्स जिंक होगा, 7 में हो जाएगा लोहा Fe, 8 में होगा पीबी। तो देखिए सबसे नीचे आ गया इसमें, तो देखिए यहाँ पे पीबी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 में चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में है लैक्टिक अम्ल, बी में है एसिटिक अम्ल, सी में है मैलिक अम्ल और डी में दिया टेनिक अम्ल। तो चाय में जो होता है वो टेनिक अम्ल पाया जाता है। अब कुछ अम्ल से संबंधित भी बात को समझ लेते हैं। देखिए अब जो है इसमें अम्ल से संबंधित केवल चाय में जैसे टेनिक अम्ल है, उसी तरह और भी कई पदार्थ है जिसमें अलग अलग अम्ल पाया जाता है, जिसको मैंने बगल में आपको लिख करके समझा रहा हूं। देखिए आपको मेरा उद्देश्य है कि आप जब भी वहां पे जाए, बिहार बोर्ड एग्जाम में जाए, तो बेहतरीन नंबर लाए, एक भी नंबर आपसे मिस ना हो। इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के अम्ल संबंधित क्वेश्चन पूछ दे, पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो छूटे ना। तो देखिए मैं साइड में कुछ पदार्थ में अम्ल कौन कौन सा पाया जाता है लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर पहले पदार्थ है सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। संतरा या नींबू में, संतरा नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चीटी, नेटल या भौरा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बिरहनी बोलते हैं, वो सब में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, इसी को हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। तो इस प्रकार देखिए ये सब जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन देके पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग अच्छे तरह जानते होंगे साधारण नमक का होता है क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं 64 पे। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो निम्नलिखित में कौन धातु है? नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है कॉपर, डी में है सल्फर। तो आपका जो धातु है आपका वो हो जाएगा कॉपर, आपका धातु हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन का संकेत होता है Br। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, यानी ब्रोमीन अधातु जो होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो ब्रोमीन होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 NaOH है। NaOH क्या है? M है अम्ल है, B में है भस्म, C में लवण, D में इनमें से कोई नहीं। तो आपका NaOH भस्म है, भस्म को क्षार भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको क्षार भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 पे चलते हैं। कोई पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह पदार्थ होगा, यह पदार्थ किस प्रकार का होगा? अम्ल, अम्ल, बी में है भस्म, सी में लवण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में साइंस का मॉडल सेट एक में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब लाल से नीला करे, लाल से नीला करेगा तो वह होगा क्षार, और जब नीला से लाल कर देगा तो वह हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 68। धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं इसे जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है आपको क्या? भस्म, बी में दे रखा है लवण, सी में दे रखा है अम्ल और डी में दे रखा है आपको अधातु। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं आपको भस्म होते हैं, अर्थात क्षारीय होते हैं। कैसा होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो चलिए ये प्रश्न हो गया आपका। तो देखिए इसमें एक बार और पुनः समझा देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है। तो बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं भस्म या क्षार के रूप में होता है, और ये अगर अधातु को पूछता तो वह अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय या भास्मिक होते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर 69। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बी में है अवकरण, सी में है उदासीनीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में भोजन का पाचन जो होता है आपका वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण के जगह पे कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा उपचयन भी मिल जाएगा। उपचयन क्या मिल जाएगा? ऑक्सीकरण की जगह पे कहीं कहीं पे उपचयन अभिक्रिया भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में
प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है इसमें सर? तो ऑप्शन देखते हैं AgCl, बी में है H2O, सी में है AgBr और डी में दिया HCl। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है आपको होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AgBr, अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। बायोगैस में कितना प्रतिशत तक मीथेन गैस होती है? तो ऑप्शन में दे रखा 25%, बी में है 50%, सी में है 75% और डी में है 100%। तो बायोगैस में मीथेन जो पाया जाता है वो लगभग में 75% के आसपास पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72। प्राकृतिक गैस ऊर्जा कैसा स्रोत है? अर्थात यहाँ पे क्या होता, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो ए में है नवीकरणीय, बी में है अनवीकरणीय, सी में है वैकल्पिक, डी में है कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस जो है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत को हम अपारंपरिक स्रोत भी कहते हैं, अपारंपरिक स्रोत। याद रखिएगा कि नवीकरणीय स्रोत की जगह पर ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत भी हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस को। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 73 है जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है? तो ए में है नवीकरणीय, बी में है अनवीकरणीय, सी में है प्रदूषण युक्त, डी में है कोई नहीं। तो जल विद्युत ऊर्जा भी है आपका नवीकरणीय स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत मोटर की शक्ति निर्भर करती है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर, बी में है कुंडली के आकार पर, सी में है कुंडली में तारों के फेरों की संख्या के आधार पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, कुंडली में तारों के फेरों की संख्या के आधार पर विद्युत मोटर की शक्ति निर्भर करती है। 75 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या सत्य है? तो ऑप्शन में देखिए क्या सत्य है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती है, बी में है चुंबकीय क्षेत्र परस्पर काटती नहीं है, सी में दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। तो डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें से सही ऑप्शन है बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये इसे याद रखिएगा आप लोग। 76 है दक्षिण हस्त अंगूठा अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ऑस्टेड ने, बी में है न्यूटन ने, सी में मैक्सवेल, डी में फैराडे। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का प्रतिपादन जो किया था वो मैक्सवेल ने किया था। ऑस्टेड किया था वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। जब पूछे वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ऑस्टेड ने किया। जब अब आएगी बात फैराडे का, तो फैराडे ने किया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज या विद्युत चुंबकीय की खोज किया था फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 वैद्युत चुंबकीय की खोज किसने की? देखिए नेक्स्ट प्रश्न चला भी आया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? फैराडे हो जाएगा। डायरेक्ट वैद्युत चुंबकीय की खोज किया था फैराडे ने। 78 देखते हैं फ्यूज का तार बना होता है, तो ऑप्शन ए में है तांबा एवं टीन के मिश्र धातु का, बी में है चांदी, सी में है तांबा और डी में दिया पीतल का। तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा तांबा एवं टीन के मिश्र धातु का। कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि फ्यूज तार की जगह पर कहीं कहीं पे शीशा भी देखने के लिए मिल जाएगा, शीशा एवं टीन के मिश्र धातु। ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तांबा नहीं रहेगा तो शीशा टीन के मिश्र धातु भी आपको दे सकता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही कौन होता है? ए नंबर तांबा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार। आगे चलते हैं। 79 नंबर में है ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का ओम का नियम जो होता है वो इस तरह से साबित किया जाता है। ओम का नियम होता है V बराबर होता है आपका IR, और अगर हम आपसे पूछा जाए कि I बराबर क्या होगा, तो I बराबर होता है आपका V बटे R। और जब आपसे पूछा जाए R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है आपका V बटा I। ये शर्त को आप याद रखिएगा। ओम के नियम में तीनों में से किसी में दे सकता है, हालांकि V बराबर IR देखिए ऑप्शन कहीं पर है I बराबर VR, ये नहीं होगा। बी में है V बराबर IR, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए V बराबर IR होता है, बाकी बात इसमें से कोई सही नहीं है, बी नंबर सही हो जाएगा। इस शर्त को याद रखिएगा। तीनों अगर इस तरह से दे दे ABC करके तो डी में देगा इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा बी सही, V बराबर IR। चलिए 80 और लास्ट प्रश्न मॉडल सेट 1 का, साइंस का मॉडल सेट प्रश्न का मतलब है वो लास्ट प्रश्न उसका है
80 नंबर, कांच के प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो कांच के प्रिज्म में याद रखिएगा डायरेक्ट कि 5 सतह होता है। कांच के जो प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो पार्ट 2 में जो है साइंस का मॉडल सेट 1 को पूरी तरह से 80 ऑब्जेक्टिव तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब साइंस का मॉडल सेट 2 लाएंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। और ये जो मैं जितना भी लाऊंगा पूरा एनालिसिस करके लाता हूं, जितना भी प्रकाशन मार्केट में निकलता है, चाहे वो टारगेट हो या बिहार बोर्ड का हो या फिर बीवीडी का हो या एनसीईआरटी बुक का, पूरा हम एकदम निचोड़ करके उसको तब यहां पे लिख के आप लोगों को बताते हैं। अब मेरे पास साधन नहीं होने की वजह से आपको बोर्ड पर लिख करके बताना पड़ता है। अगर साधन रहता तो इसका कुछ और ही तरीका से मैं बताते, लेकिन जो भी है अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग अवश्य ही वीडियो में कमेंट्स करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, बस यहीं तक आज का वीडियो को रहने दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो साइंस का मॉडल से 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक इसे आप अच्छे से पढ़ें और मस्त रहें। जय हिंद।